सो हाय फ्रेंड्स, सो दिस इज अ लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मोल को फाइंड आउट करने के डिफरेंट वेज। पहला तरीका क्या था, अगर हमें किसी प्रॉब्लम में वेट दे रखा है तो मोल्स निकालने का तरीका है वेट बाय मोलर मास। अगर हमें पार्टिकल दे रखे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है तो गिवन वॉल्यूम इन द प्रॉब्लम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। फिर अगर हमें एटम निकालने को बोला गया है तो एटॉमिसिटी इंटू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। फिर उसके बाद अगर मॉलिक्यूल तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो आज हम इसी मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन जनरली हम सोल्यूशन की देखते हैं, किसी की भी कंसंट्रेशन सकते हैं, पर जनरली यहाँ हमारा मेन कंसर्न रहेगा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन देखने का। तो सोल्यूशन किससे बना है बेटे? सोल्यूशन बना है सॉल्वेंट और सोल्यूट से। तो एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ भी इस लेक्चर में, जब मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में जब भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं सॉल्वेंट को ए सबस्क्रिप्ट से डिनोट करूँगा और सोल्यूट को बी सबस्क्रिप्ट से डिनोट करूँगा। सॉल्वेंट को ए से, सोल्यूट को बी से। तो मेरी सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज अ मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी क्या है? मान लो मेरे पास एक बीकर है। इस बीकर में मेरा टीचर आके, जब मेरा फ्रेंड आके बोलता है कि इसमें एक काम करो, 2 मोल यूरिया के डाल दो। मैंने 2 मोल यूरिया के डाल दिए। यूरिया का फार्मूला क्या है? NH2CO NH2। ठीक है। अब वो कहता है इसमें वाटर डालना शुरू कर दो, तब तक वाटर डालते रहो जब तक कि इसका वॉल्यूम 1 लीटर ना हो जाए। तो मैं नीचे लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। अब वो मुझसे पूछता है बताओ भाई इसकी मोलैरिटी क्या है, तो मैं सिंपली बोल दूंगा इट इज 2 मोलर। ये क्या है? 2 मोलर है। तो मैंने ये कुछ खास नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 2 मोल यूरिया के है। यूरिया क्या है? तुम्हारा सॉल्यूट है। तो जब भी आपको मोलैरिटी बतानी हो तो मोलैरिटी के केस में आपने ये बताना है कि अगर आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है, उस 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के होंगे, दैट इज मोलैरिटी। सो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला मैंने फिर से बीकर लिया। अब बीकर में क्या किया? उसने बोला 4 मोल डाल दो भाई यूरिया के। मैंने 4 मोल डाल दिए यूरिया के। अब वो कहता है इसमें पानी डालना शुरू कर दो। पानी तब तक डालते रहो जब तक इसका वॉल्यूम 2 लीटर ना हो जाए, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर ना हो जाए। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया बेटे? 2 लीटर हो गया। सो अब वो मुझसे पूछता है कि बताओ इसकी मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी का मतलब क्या है? मुझे बताना है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के हैं। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन हाउ मेनी मोल्स? 4 मोल्स। 4 मोल है तो 1 लीटर में कितने होंगे? तो मैं यूनिटरी कैलकुलेशन करूंगा। सो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन 4 मोल बाय 2 लीटर। तो मेरा कट गया यहां पे, तो क्या आ गया? 2 मोल पर लीटर आ गया। क्लियर है? तो अब मैं अगर इसके फॉर्मूले की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ऊपर क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या है?
2 लीटर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लीटर्स में। ठीक है बेटे। अब जो मोल्स है, मोल्स को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। सॉल्यूट है, जैसा कि मैंने बोला सॉल्यूट को मैं b से डिनोट करूंगा, NB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें, लीटर्स में। किसमें, लीटर्स में। तो ये तो इसका फार्मूला हो गया। अगर इसके यूनिट्स बताने हो तो मोल के यूनिट क्या होंगे बेटे, मोल, वॉल्यूम के यूनिट लीटर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज मोल पर लीटर। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी मोल पर लीटर। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे पास सॉल्यूशन लीटर में है तो आप ये फार्मूला लगाओगे। अगर सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय क्या करके, 1000, क्योंकि जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मैं क्या लिखूंगा, NB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो ऊपर 1000 डिवाइड करके वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तब हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास सेकंड फार्मूला इसका जनरेट हो गया। अब मुझे ये भी पता है, अगर मैं रिकॉल करूं, नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला क्या था, WB। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WB? WB का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट। WB का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं NB की जगह क्या लिख सकता हूं यहां पे, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाय MB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ऊपर क्या आएगा, इनटू क्या आएगा बेटे, 1000 आएगा। तो ये मेरा किसका फार्मूला हो जाएगा, मोलैरिटी का फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास क्या है, यहां पे मोलैरिटी आ गई। अब यहां पे अगर मैं देखूं मोलैरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इनवर्स में है। तो मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या चेंज होगी, मोलैरिटी चेंज हो गई। तो मेरे पास क्या है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, सो मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर है ये? तो मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है बेटे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो फाइनल फार्मूला ऑफ मोलैरिटी, WB इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास, B इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू क्या आ जाएगा, ऊपर 1000 में आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई बार कुछ प्रॉब्लम्स में मुझे क्या दिया होता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा होता है। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना दे रखा हो तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। हमें क्या दिया होगा, मास दिया होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा और डेंसिटी दी होगी। हमें ये पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होती है बेटे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा तो इस फार्मूले से आप वॉल्यूम को ड्राइव कर लीजिए। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। इसको आप यहां पुट कर दीजिए। तो मेरे पास अगर मैं इसको यहां पुट करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा बेटे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर क्या चली जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास इस तरीके से आप मोलैरिटी तब भी निकाल सकते हैं। जब भी आपको न्यूमेरिकल निकालना हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद आप फार्मूला लिख लीजिए, जो वैल्यू दे रखी है वो फार्मूले में पुट कीजिए, जो नहीं दे रखी है उसको ड्राइव कर लीजिए। इसको
रेट्रो तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब उल्टे तरीके से आप चल सकते हो। फॉर्मूला लिख के जो चीजें दे रखी है उनको पुट कीजिए, जो नहीं दे रखी है उनको ड्राइव करके वापस पुट कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर के चेंज होने पे मोलैरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर है ये? तो इसको नोट कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जब दो सॉल्यूशनों को मिक्स किया गया तो उनकी मुझे फाइनल मोलैरिटी बतानी है। क्या बतानी है? फाइनल मोलैरिटी, जिसको बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। सो मैं सबसे पहले लिखने जा रहा हूं, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन या डाइल्यूशन। तो मैं सबसे पहले डाइल्यूशन यूज करूंगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है बेटे, M1B1 इज इक्वल टू M2B2। ठीक है, इस इक्वेशन को मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन को अब यूज कहां करोगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो भी इक्वेशन है हम यूज कहां करेंगे। इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए। क्या किया जाए? डाइल्यूट किया जाए या कंसंट्रेट किया जाए, सिर्फ सॉल्वेंट चेंज करके। याद रखो मैंने क्या बोला। कई बोलेंगे कंसंट्रेट करना मतलब सॉल्यूट चेंज करना। ना भैया, जब आप डाइल्यूट करोगे या कंसंट्रेट करोगे तो आप सॉल्वेंट से भी उसको डाइल्यूट या कंसंट्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास रसना है, रसना में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया तो डाइल्यूट हो गया। अब उसी रसना को मैंने क्या कर दिया? हीट कर दिया। रसना का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, पानी उड़ गया, पानी कम रह गया तो वो कंसंट्रेट हो गया। तो रसना अभी भी गिलास में उतना ही है। मान लो मैंने 1 गिलास में 10 ग्राम रसना डाल रखा था और ऊपर से पानी डाला तो वो 2 गिलास जितना हो गया। रसना तो उसमें अभी भी 10 ग्राम ही है ना। ऐसा तो नहीं है पानी डालने से रसना बढ़ गया, उसमें फिशन हो गया बैक्टीरिया की तरह, या फिर रसना उड़ के बाहर गिर गया ना। भी नहीं, रसना अभी भी 10 ग्राम है, पानी का अमाउंट चेंज हो रहा है। मैंने उसको हीट किया तो वाटर वेपर्स ऊपर उड़े, रसना तो अब भी अंदर ही है, रसना अब भी 10 ग्राम है। तो आप सॉल्वेंट को चेंज करके भी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट डाइल्यूट कर सकते हैं। सो मेरे पास इक्वेशन है M1B1 इज इक्वल टू M2B2। ये इक्वेशन है। ये मैं कब यूज करूंगा? व्हेन solution is concentrated or diluted by changing only solvent। सिर्फ सॉल्वेंट के चेंज करने से जब सॉल्यूट डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट हो तब मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बीकर था, उसमें HCl था और उसकी मोलैरिटी थी 8 मोलर। हाइपोथेटिकल ले रहा हूं मैं, 8 मोलर थी और उसका वॉल्यूम था M1B1, वॉल्यूम था उसका 2 लीटर। वॉल्यूम कितना था बेटे? 2 लीटर था। अब मेरा दोस्त आता है, इसमें वो 2 लीटर पानी और डाल देता है तो क्या हो गई? डाइल्यूशन हो गई। सो ये B1 था, दिस इज एडेड वाटर। कौन सा वाटर है बेटा? ये एडेड वाटर है। तो जब एडेड वाटर डाला तो जो नया सोल्यूशन बना उसमें HCl जो था, मैंने बोला था मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी चेंज हो गई, तो मोलैरिटी यहां कुछ और होगी, चेंज हो चुकी होगी। तो मोलैरिटी क्या हो चुकी होगी? चेंज, जिसका मुझे पता नहीं है, मैंने उसको M2 लिख लिया। पर वॉल्यूम कितना हो गया? इनिशियल वॉल्यूम प्लस एडेड वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम B2। सो B2 कितना हो गया? 4 लीटर। तो हमेशा याद रखना B2 इज इक्वल टू B1 प्लस एडेड सॉल्वेंट। जितना भी आपने सॉल्वेंट ऐड किया। तो मुझसे पूछा गया ये M2 निकालो। क्या निकालो बेटे? M2 निकालो। तो मैंने फटाफट इक्वेशन लगा दी, M1B1 इज इक्वल टू M2B2। क्लियर है? M1 कितना है आपका? 8 मोलर। B कितना है? 2 लीटर। M2 कितना है? मुझे निकालना है। B2 कितना है? 4 लीटर। तो मेरे पास क्या हो गया बेटे? ये कट गया तो M2 कितना आ गया मेरा?
4 मोलर आ गया। मैंने कहा था मोलैरिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है, वॉल्यूम बढ़ गया मोलैरिटी कम हो गई, पहले मोलैरिटी 8 थी अब कितनी हो गई 4 मोलर हो गई। क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें मैंने किया क्या बेटे, व्हाट आई हैड डिड, सिंपल सी बात है, अगर आपको याद हो मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी का फार्मूला क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसको इधर ले गए NB इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। याद रखिए एक और फार्मूला आ गया मोल्स निकालने का, मोल्स निकालने के अभी तक 3 फार्मूले पड़े हैं, वेट बाय मोलर मास, ठीक है, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, तीसरा फार्मूला मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, मोलैरिटी वॉल्यूम लीटर में हो तो मेरे मोल्स आ जाएंगे, मोल्स क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब देखिए बेटे, जब मैंने इसकी मोलैरिटी 8 मोलर थी, वॉल्यूम कितना था 2 लीटर, 8 मोलर का मतलब 8 मोल इन 1 लीटर, अगर 1 लीटर में 8 मोल है तो 2 लीटर में कितने होंगे 16 मोल्स। तो देखो बेटे, तो m इंटू बी हमें क्या देते हैं, NB इज इक्वल टू m इंटू बी, 8 इंटू 2 16। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने पानी डाला बाहर से तो क्या इसके अंदर पानी चेंज हुआ, HCl के मोल तो उतने रहे, ऐसा तो नहीं है पानी गिरते ही HCl बाहर निकल गया, ना भैया ना, HCl तो अंदर ही है, HCl के मोल पे चेंज नहीं, फर्क नहीं पड़ा, तो जितने HCl के मोल यहां होंगे उतने ही HCl के मोल यहां होंगे। सो इसका मतलब ये क्या है, इनिशियल मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट। मैंने कुछ ज्यादा जादू वाली चीज नहीं की, इनिशियल मोल और फाइनल मोल को बराबर रख दिया, क्योंकि सॉल्यूट के मोल चेंज ही नहीं हो रहे, तो मैं यहां से इस तरीके से इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। सो इसके बेस पे हमारे साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है मेरे पास, ठीक है, उसने बोला मेरे पास, आपके पास HCl solution is 1 molar and volume is 100 ml, वॉल्यूम कितना है 100 ml, हाउ मच water is required to make it 0.1 molar। सो इनिशियल मोलैरिटी कितनी है, M1 कितना है 1, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 100 ml, मतलब 0.1 लीटर, लीटर में कन्वर्ट कर लूं तो मैं 0.1 लीटर। अब कहता मैं इसमें कितना और पानी डाल दूं कि इसकी जो फाइनल मोलैरिटी है M2 क्या हो जाए, मेरे पास 0.1 हो जाए। तो अब बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन में वो तुम्हें इस तरह का प्रलोभन देगा कि आप गलती करो ही करो, तो आप फटाफट क्या करोगे, M1 B1 इज इक्वल टू M2 B2 डालोगे। M1 कितना है 1, ये कितना है 0.1, और M2 कितना है मेरा 0.1 इंटू B2, B2 कितना है मेरे पास 0.1, तो 0.1 से 0.1 मेरा कट गया, तो V2 कितना आ गया मेरा 1 लीटर आ गया, और 1 लीटर पे आप टिक कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। ना बेटे ना, ये गलत है। उसने पूछा है हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, मतलब वो एडेड वाटर की बात कर रहा है, कितना वाटर आप बाहर से एक्स्ट्रा डालोगे। और मैंने अभी अभी आपको बताया B2 किसके बराबर है, B2 इज इक्वल टू B1 प्लस एडेड वाटर, किसके बराबर है, एडेड वाटर या एडेड सॉल्वेंट के बराबर है। तो B2 आपको कितना करना है, B2 1 लीटर करना है, B1 कितना था 0.1 था, 0.1 मतलब प्लस एडेड वाटर निकालना है आपको। तो एडेड वाटर कितना आएगा आपका, एडेड वाटर इज इक्वल टू, इसको मैं 1000 लिख लूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, माइनस 100 ml, 0.1 लीटर को मैंने 100 लिख लिया, 900 ml पानी आपको डालना पड़ेगा। तो आपका पॉइंट जा ऑप्शन में 0.9 लीटर होगा, जा 900 ml होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह का क्वेश्चन M1 B1 इज इक्वल टू M2 B2 हम कब यूज करेंगे, जब सोल्यूशन को डाइल्यूट करो या कंसंट्रेट करो। कैसे, बाय चेंजिंग ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट, क्योंकि मुझे सॉल्यूट इक्वेट करने हैं। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसिड और बेस के केस में बच्चे याद रखना, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अगर एसिड और बेस होते मेरे पास
तो मैं उसमें केवल ये भी ले लेता हूं N1M1B1 इज इक्वल टू N2M2B2। N1 क्या है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय द एसिड, या नंबर ऑफ OH नेगेटिव गिवन बाय द बेस। तो इस केस में हमारे गलती के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो अब ये वाली चीज रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे H2SO4, H2SO4 कितने H पॉजिटिव देता है? 2, तो N1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे H पॉजिटिव के बारे में ही बात करनी हो न्यूमेरिकल में, एसिड और बेस में हम H पॉजिटिव या OH की ही बात करते हैं। क्लियर है जी? तो पहली मोलैरिटी इक्वेशन हमारी M1B1 इज इक्वल टू M2B2 हो जाएगी। दूसरी मोलैरिटी इक्वेशन क्या है मेरे पास? दूसरी मोलैरिटी इक्वेशन है मेरे पास MfBf इज इक्वल टू M1B1 प्लस M2B2 प्लस सो ऑन। अगर 3 सोल्यूशन है तो M3B3 M4B4 इस तरह से चलता जाएगा। तो मैं इसको अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इसको 2 सोल्यूशन ही मान के चलता हूं। ये इक्वेशन आप कब यूज करोगे? ये इक्वेशन आप तब यूज करोगे जब एसिड के अंदर एसिड मिक्स किया जाए और बेस के अंदर बेस। व्हेन एसिड इज मिक्स विद द एसिड एंड बेस इज मिक्स विद द बेस। वैसे इनफैक्ट मैं इसको ज्यादा अच्छा ये मानता हूं, MfBf इज इक्वल टू N1M1B1 प्लस N2M2B2। क्यों बेटे? क्योंकि N क्या है मेरे, मैं जब एसिड और बेस की बात करता हूं तो मैं इसकी बात करता हूं कि पानी में जाके एसिड कितने H पॉजिटिव देगा, जब पानी में जाके बेस कितने OH नेगेटिव देगा। तो मैं जब एसिड और बेस की बात करता हूं तो मैं N लेता हूं। N का मतलब वो पानी में कितने H पॉजिटिव देगा, या बेस कितने OH देगा। ये इक्वेशन आपने कब यूज करनी है? व्हेन एसिड और एसिड को मिक्स किया जाए, या बेस और बेस को मिक्स किया जाए, तब आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। कैसे? फॉर एग्जांपल अगेन मेरे पास 2 बीकर हैं, दोनों बीकर में HCl है। इसकी मोलैरिटी 8 मोलर, वॉल्यूम 2 लीटर, या 4 लीटर ले लेता हूं। इसकी मोलैरिटी 4 मोलर, वॉल्यूम 4 लीटर। दोनों को मैंने बड़े बीकर में मिक्स कर दिया। जब मैंने बड़े बीकर में मिक्स किया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? BF B1 प्लस B2 हो गया। सो MF इज द फाइनल मोलैरिटी, VF इज द फाइनल वॉल्यूम, N1 इज द H पॉजिटिव गिवन बाय फर्स्ट एसिड, M1 is the molarity of first acid, B1 is the volume of first acid, N2 is the H positive given by the second acid, M2 is the molarity of the second acid, B2 is the volume of the second acid. तो जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो फाइनल वॉल्यूम B1 प्लस B2 हो गया। कितना हो गया? यहां पे 4 प्लस 4 8 हो गया। वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मुझे फाइनल मोलैरिटी निकालनी है। किसकी फाइनल मोलैरिटी? एसिड। एसिड मतलब मैं H पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एसिड। अगर एसिड लिखा हो ना तो आप बात करो कि वो H पॉजिटिव की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? H पॉजिटिव की। तो जब मैं ये फार्मूला लगा दूंगा तो MfBf कितना है मेरे पास बेटे? यहां पे MfBf इज इक्वल टू N1M1B1 प्लस N2M2B2। N1 कितना है? 1। HCl कितने H पॉजिटिव देता है? 1, तो मैं 1 लिख दिया। मोलैरिटी कितनी है इसकी? 8 इंटू वॉल्यूम कितना है? 4 प्लस ये HCl भी एक ही H पॉजिटिव देगा तो इसका भी N2 क्या होगा? 1। M कितना है? 4। वॉल्यूम कितना है? 4। तो 32 प्लस 16 कितना आ गया? 48। MF VF कितना है आपका बेटे? V1 प्लस V2 कितना हो गया? 8। तो 8 इधर गया तो MF इजिकल टू कितना हो गया बेटे? 6 आ गया। क्या आ गया? 6। अगेन मैंने कोई जादू नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। मोलैरिटी का फार्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब यहां देखिए बेटे, ये क्या था? BF टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को मैं नीचे ले गया। सॉल्यूट के मोल देखो, जब मैंने मिक्स किया सॉल्यूट के मोल तो क्या हुए?
मेरे पास ऐड हो गए, इसके मोल्स कितने आएंगे, NB, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 8 इंटू 4 32, इधर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम NB 4 इंटू 4 16। तो जब इनको ऐड किया तो 32 प्लस 16 48। तो मेरा ऊपर क्या आया, ऊपर आए ये क्या है, दीज आर द टोटल मोल्स इन फाइनल सोल्यूशन। टोटल मोल्स इन फाइनल सोल्यूशन डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम, वही आ गया मोलैरिटी, तो आ गई, घूम घुमा के वही बात कर रहा है। तीसरी मोलैरिटी की इक्वेशन क्या होती है, तीसरी मोलैरिटी की इक्वेशन होती है मेरे पास MfBf इज इक्वल टू N1M1B1 माइनस N2M2B2। ये मेरी तीसरी इक्वेशन है। ये इक्वेशन अब कब यूज करोगे, ये तब यूज करोगे जब एसिड के अंदर बेस मिक्स किया जाए, जब बेस के अंदर एसिड मिक्स किया जाए। ऐसा क्यों, हमें पता है एसिड और बेस जब मिक्स होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो एसिड का H पॉजिटिव, बेस का OH नेगेटिव, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो मतलब माइनस का साइन, पहली बात। तो जब भी एसिड के अंदर बेस, बेस के अंदर एसिड, तो क्या है, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। पर क्वेश्चन ये है कि आपने N1M1B1 किसको मानना है, आपने N1M1B1 उसको मानना है जिसके मोल ज़्यादा है। अगर H पॉजिटिव के मोल ज़्यादा है तो आप H पॉजिटिव को N1M1B1 मानोगे, अगर बेस OH के मोल ज़्यादा है तो उसको N1, मतलब क्योंकि अगर मैं छोटे वाले को आगे रख दूंगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा और कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकती बेटे, क्लियर है। जैसे इसके लिए भी मेरे पास एग्जांपल है, जैसे मेरे पास 2 बीकर हैं, इसमें NaOH है, ठीक है, इसकी मोलैरिटी है 8 मोलर, वॉल्यूम है 4 लीटर, इसमें HCl है, मोलैरिटी है 4 मोलर, वॉल्यूम है 4 लीटर, दोनों को बड़े बीकर में मिक्स किया गया। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया बेटे, 4 + 4 8 लीटर। तो मुझे फाइनल मोलैरिटी निकालनी है। अब इसके मोल कितने होंगे, मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, कितने OH दे रहा है, 1, N1 1, M8 4 32। इधर मोल्स ऑफ H पॉजिटिव कितने होंगे, HCl 1 H पॉजिटिव देगा, 1 × 4 × 4 16। तो इसका मतलब OH ज़्यादा है, H पॉजिटिव क्या है, कम है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 16 OH 16 H पॉजिटिव को कैंसिल कर देंगे, बच जाएंगे 16 OH नेगेटिव। तो ये सोल्यूशन बेसिक होगा। ऐसे ही पूछ सकता है कि मिक्सिंग के बाद सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो अगर H पॉजिटिव बच गए तो एसिडिक, अगर OH बच गए तो बेसिक। तो अब जो मोलैरिटी आएगी वो OH की आएगी, वो H पॉजिटिव की नहीं आएगी बेटे, एक बात याद रखना। तो मेरे पास MfBf इज इक्वल टू N1M1B1 माइनस N2M2B2। किसको मानना है मैंने, जिसके मोल ज्यादा है, क्या है, 1 × 8 × 8 माइनस 1 × 4 × 4। MF फाइनल वॉल्यूम कितना है आपका, 8 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, MF इज इक्वल टू 32 माइनस 16/8 इज इक्वल टू 2 मोलर, आंसर आ जाएगा। तो ये मोलैरिटी की 3 इक्वेशनें हैं जो आप यूज करोगे डिफरेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी टॉपिक है ये। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैरिटी। नेक्स्ट कौन सी है, सॉरी मोलैरिटी होगी, मोलैलिटी कौन सी बेटे, मोलैलिटी। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। अब मोलैलिटी में मुझे क्या बताना है, जैसे मोलैरिटी में आपने मोल्स ऑफ सल्यूट बताए, वैसे ही मोलैलिटी लिटी में आपने क्या बताना है, इसमें भी मोल ऑफ सल्यूट बताने हैं। तो फर्क क्या है, मोलैरिटी में आपने बताने हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, मोलैरिटी रिटी में बताने हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। लिटी में क्या बताने हैं, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे फिर से बोला गया यहाँ पे 2 मोल
यूरिया के डाल दो जो कि आपका सॉल्यूट है। मैंने डाल दिए। अब मुझे बोला गया इसमें पानी डाल दो, कितना 1 kg, 1 kg पानी डाल दिया मैंने। पहले मुझे क्या बोला गया था, पानी डालते रहो, तब तक डालते रहो जब तक सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर ना हो जाए। अब मुझे बोला गया पानी डाल दो कि पानी वे करके डालो, 1 kg पानी डालो, और मुझे बोला गया बताओ इसकी मोलैलिटी क्या है, तो मैं बोलूंगा इट इज 2 मोलल। मोलल वर्ड यूज कर रहा हूं, वहां मोलर वर्ड यूज किया था, यहां मोलल। 2 मोलल का मतलब क्या है, 2 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्यूट। तो जब भी आपको मोलैलिटी बतानी है तो आपको क्या बताना है कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, क्लियर है, तो ये डेफिनेशन होगी। तीसरा इसका फार्मूला, मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल बताने हैं, तो जैसे मैंने उधर नंबर ऑफ मोल ऊपर रखे थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जहां क्या आ जाएगा वेट, वेट को W से डिनोट करूंगा, सॉल्वेंट का वेट लेना है तो A लिखूंगा, WA किस में होना चाहिए बेटे, kg में, kg में। इसके यूनिट्स क्या होंगे, ऊपर मोल है, नीचे क्या है kg है, तो मोल क्या आ जाएगा, मोल पर kg इसके यूनिट्स आ जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, अगर वेट सॉल्वेंट का ग्राम में दे रखा हो तो किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय WA। अगर ग्राम में दे रखा है तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ वन, NB हमें पता क्या होता है, NB कितना होता है, अगर आप रिकॉल करो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो यहां कहीं भी आपको ये भी वेट, ये मोलर मास, ये वेट, वॉल्यूम आ ही नहीं रहा, और यहां वॉल्यूम नहीं आ रहा, इसका मतलब जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। अगर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती तो वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करती। तो कोई भी फार्मूला यहां वॉल्यूम नहीं आ रहा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं लिख सकता हूं 6.1 मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर पे क्या है बेटे, डिपेंड नहीं करती। 6, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मोलैलिटी। 7th, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द मोलैरिटी और मोलैलिटी विच इज प्रेफर्ड, प्रेफर कौन सा किया जाएगा। साइंटिस्ट जनरली उस कंसंट्रेशन टर्म को प्रेफर करते हैं जो जल्दी चेंज ना हो, ठीक है। तो अब देखो, जो मोलैरिटी थी वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती थी और वॉल्यूम टेम्परेचर पे। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी। मान लो आपने कोई सोल्यूशन है यहाँ बनाया, यहाँ का रूम टेम्परेचर अराउंड अबाउट 25 to 30 डिग्री होता है। उसी सोल्यूशन को आप कहाँ ले जाते हो, स्विट्जरलैंड ले जाते हो या कश्मीर ले जाते हो जहाँ टेम्परेचर कम है तो वहाँ वॉल्यूम चेंज हो सकता है। जहाँ राजस्थान ले जाते हो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बट मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी वॉल्यूम के चेंज होने से चेंज नहीं होती। तो अगर आपके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आउट ऑफ मोलैलिटी और मोलैरिटी विच इज प्रेफर्ड, मोलैलिटी इज प्रेफर्ड। आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विच इज प्रेफर्ड, आंसर क्या आएगा आपका, मोलैलिटी।
बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो गया आपका। वैसे ही आपसे कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच इज मोर कंसंट्रेटेड, 1 मोलर सोल्यूशन और 1 मोलर सोल्यूशन, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, 1 मोलर और 1 मोलर। इनमें से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन है, 1 मोलर या 1 मोलर? कई लोग कहेंगे कि डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल जी, डेंसिटी पे डिपेंड करता, पर अगर ऐसा कुछ दिया ना हो, सिंपल ऐसे दे दिया हो 1 मोलर या 1 मोलर, इनमें से कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है? 1 मोलर का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। 1 मोलर का मतलब क्या है? 1 मोलर का मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब NB क्या है आपका 1, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, यही है। ठीक है, और 1 मोलल का मतलब क्या है? NB क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटे? 1 kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। तो अगर मैं मोलैरिटी यहां लिखता हूं, ऊपर क्या है 1 मोल सॉल्यूट का डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस इज इक्वल टू 1 लीटर। इधर भी क्या है? मोलल का मतलब क्या है? स्मॉल m का मतलब क्या है? 1 मोल सॉल्यूट का डिवाइड बाय, मेरे पास क्या है WA 1 kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यहां पे 1 मोल, ऊपर वाली चीज तो वही रहेगी, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का भी तो कुछ वॉल्यूम होगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं डेंसिटी 1 मान लूं, अगर मैं डेंसिटी 1 मान लूं तो ये 1 लीटर के बराबर होगा। तो इस 1 लीटर में कुछ वॉल्यूम सॉल्यूट का होगा, मान लो वो 10 ml ही है, तो ये कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा 990 ml। तो 1 मोल 990 ml में है और 1 मोल 1 लीटर में है, तो मेरे पास कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ? 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम भी होगा। अगर मैं सिर्फ कंसंट्रेशन देखूं तो मुझे देखना है 1 मोल सॉल्यूट का कितने सॉल्वेंट के अंदर है। तो यहां सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां सॉल्वेंट क्या है? कम है। जितना सॉल्वेंट कम होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है दे? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन सा कम कंसंट्रेटेड है। क्लियर है? ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। अब मोलैलिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, दैट इज कुछ एक क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन करना चाहो, क्वेश्चन जहाँ हम नेक्स्ट उसमें इकट्ठे भी कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे मोलैलिटी पे। ठीक है, सो मेरे पास क्या बोला उसने? कैलकुलेट द मोलैलिटी। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ KCl। KCl की मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, जिसमें वेट ऑफ KCl कितना दे रखा है? वेट ऑफ KCl दे रखा है आपको 7.45 ग्राम। वेट ऑफ KCl 7.45 ग्राम है इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 500 ml है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दे रखी है? 1.2 ग्राम पर ml। तो आपको क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटे? मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, तो मोलैलिटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे बेटे? सबसे पहले मोलैलिटी का फार्मूला लिख लीजिए। मोलैलिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाय MB डिवाइड बाय WA इंटू 1000। आपको क्या क्या दे रखा है न्यूमेरिकल में? वेट ऑफ सॉल्यूट ये दे रखा है, ये देखिए ये दे रखा है। मोलर मास आप निकाल लोगे, तो मोलर मास कैसे निकालोगे? मोलर मास ऑफ KCl इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ KC, पोटाशियम का कितना 39 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 74.5 आ जाएगा। ये
मोलर मास। तो ये आपका मोलर मास भी आ गया। तो आपको बस WA निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब WA मैं कैसे निकालूं? मुझे क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है। मुझे पता है कि WA निकालने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा बेटे? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो WA किसके बराबर आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस WB। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटे? वेट ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास अभी तुमने निकालना है, पर वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। कितना दे रखा है वेट ऑफ सॉल्यूट? 7.45 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको डेंसिटी भी दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखा है, इसको इधर ले जाइए। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? 500 ml उसका वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी 1.2 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो इस चीज को मैं कहां पुट कर दूंगा बेटे? यहां पे। तो 500 इंटू 1.2 माइनस ये कर देंगे तो मेरा WB आ जाएगा। तो WB आ जाएगा तो मेरे पास उसके बाद मैं क्या कर लूंगा? इसको इजीली कैलकुलेट कर लूंगा, विच इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 525.2 ग्राम आ जाएगा। सो WB कितना था? 7.45। MB कितना था? 74.5। W 525.2 ग्राम WA, और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। एक ऐसे ही क्वेश्चन मोलैरिटी का कर लेते हैं। मोलैरिटी का कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ KOH सोल्यूशन। क्या करनी है आपको? मोलैरिटी ऑफ KOH सोल्यूशन निकालनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ KOH सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग, ठीक है। बाय डिसॉल्विंग वेट ऑफ KOH कितना दे रखा है आपको? 5.6 ग्राम दे रखा है, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है? 250 ml। तो मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फार्मूला WB डिवाइड बाय MB। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में दे रखा है, तो ऊपर क्या आएगा बेटे? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो WB कितना है? 5.6। KOH का मोलर मास 39 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे पास? 56। सो 56 डिवाइड में 250 इंटू 1000, तो मेरे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो मेरा 0.4 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मोलैरिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म है हमारी नॉर्मेलिटी। कौन सी बेटे? नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी जो है, मैं अभी आपको सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म निकालनी सिखा रहा हूं। जो मोल कॉन्सेप्ट का हमारे आगे लेक्चर आएंगे उसमें इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट आएगा। इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट अपने आप में 1 या 2 लेक्चर के बराबर है। तो अभी मैं आपको इक्विवेलेंट मास का एक सरफेस व्यू दूंगा, मोटा मोटा व्यू दूंगा। अभी आप सिर्फ फार्मूला याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा, अगले आने वाले लेक्चर्स में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो बात है नॉर्मेलिटी की। किसकी बेटे? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल N से। मोलैरिटी की ही तरह है। मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स देखते थे, नॉर्मेलिटी में देखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। किसके? सॉल्यूट के। नॉर्मेलिटी में हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। उसमें नंबर ऑफ मोल देखते थे मोलैरिटी में इन 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर सोल्यूशन में ही देखेंगे, पर यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखेंगे। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन।
बेटे बिल्कुल भी नहीं घबराना, यहाँ पे कोई दिक्कत आती है सिर्फ अभी फॉर्मूला याद कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को हम रिडॉक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिडॉक्स या स्टोइकियोमेट्री में डिस्कस करेंगे। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, सेकंड थिंग। थर्ड, इसका फॉर्मूला, जैसे मोलैरिटी में ऊपर एन भी रखा था, यहां ग्राम इक्विवेलेंट रखेंगे ऊपर, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर्स में। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट के यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट एंड वॉल्यूम के यूनिट्स लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसके यूनिट्स हो गए। चौथा, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सो नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। पांचवा, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, 1000 आ जाएगा। क्लियर है जी। अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट का नहीं पता बेटे, क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट का नहीं पता। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, अभी तो मैं सिर्फ फार्मूले लिख रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के। आने वाले कमिंग लेक्चर में हम इसको पूरा एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के अलग अलग फार्मूले। पहला फार्मूला तो यहीं से आ गया बेटे, नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का सबसे पहला फार्मूला नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। जैसे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से मोल्स आते थे, यहां नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम से ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। दूसरा फार्मूला मेरे पास क्या है, यहां पे हमारे पास नॉर्मलिटी, यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, इसको निकाल सकता हूं मैं एन फैक्टर इंटू मोल्स, दूसरा फार्मूला। तीसरा मोल निकालने के आगे आपको 3 फार्मूले पता है, ठीक है, जहां मैं इसको लिख सकता हूं एन फैक्टर मोल्स निकालने का मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, जहां मोल्स निकालने का वेट बाय मोलर मास, कुछ भी आप वेट दे रखो तो वेट बाय मोलर मास, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, तो कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूं, यहां पे मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू गिवन वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब फिर से एक चक्कर पड़ गया, पहले हमें ये तो पता नहीं था कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, अब ये नई चीज आ गई, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। इसको भी मैं अगेन वही कह रहा हूं कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो कंसंट्रेशन निकालनी सीख रहे हैं हम इस पे पूरा एक लेक्चर स्पेंड करेंगे इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट पे। अब इक्विवेलेंट मास निकालने के मोटे मोटे तरीके मैं आपको बता देता हूं। सो WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, EB क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। कौन सा, एन फैक्टर, तो मैं यहां कर दूंगा WB डिवाइड बाय मोलर मास। एन फैक्टर डिवाइड में था तो ऊपर चला गया, तो आप देखिए बेटे WB बाय MB क्या होते हैं, मोल्स, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर के बराबर होता है। तो अब मुझे यहां पे ये एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल लूंगा। ठीक है बेटे, तो एन फैक्टर मैं यहां से निकाल सकता हूं पहले मैं, पर उससे पहले मैं क्या करना चाहूंगा यहां पे, तो मैंने ये क्या कर लिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए मेरे, WB बाय NB इंटू एन फैक्टर। क्या मैं इसको यहां पुट कर दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो नॉर्मलिटी का फाइनल फार्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा, ऊपर WB, ठीक है, डिवाइड बाय MB इंटू एन फैक्टर, ये ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो ऊपर 1000। क्लियर है, ये कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए बेटे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये क्या दिख रहा है आपको,
क्या ये आपको मोलैरिटी दिख रही है? मुझे तो साफ साफ दिख रही है मोलैरिटी है ये। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी किसके बराबर होती है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर के बराबर होती है। अब मैं वापस आ जाता हूं यहां पे इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट पे। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा? इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। अभी मोटा मोटा हम निकालना सीख लेंगे। तो मेरे पास क्या है यहां पे? तो मैं अगर सबसे पहले बात करूं किसकी? एलिमेंट की, ठीक है, एन फैक्टर फॉर एलिमेंट। एलिमेंट के लिए एन फैक्टर क्या होता है? इट इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, उसकी वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक है। तो वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वैलेंसी पे। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मोलर मास। एलिमेंट है, एलिमेंट में एटम लिए जाएंगे तो ऊपर क्या आएगा? मोलर मास की जगह आएगा एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो, एटॉमिक वेट कितना है? 16, वैलेंसी क्या है? 2, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर एलिमेंट का निकालना है, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। नेक्स्ट इज एन फैक्टर फॉर आयन। आयन के लिए एन फैक्टर क्या होता है? इट इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, जितना उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज ऑन आयन। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन इज इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ आयन, फॉर्मूला मास ऑफ आयन। तो घबराना नहीं है, फॉर्मूला मास मतलब मोलर मास ऑफ आयन डिवाइड बाय चार्ज ऑन आयन, आयन के ऊपर चार्ज कितना है। जैसे मुझे निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 2 नेगेटिव। SO4 का फॉर्मूला मास 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 32 प्लस 64 मेरे पास 96, 96 ऊपर इसका फॉर्मूले का मास डिवाइड बाय चार्ज 2, आंसर आ गया। तीसरा, अगर मुझे साल्ट दे रखा हो, एन फैक्टर फॉर साल्ट, एन फैक्टर फॉर साल्ट। साल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, दोनों में से एक लेना है। आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। जैसे NaCl, NaCl में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 1। मैग्नीट्यूड लेना है आपने, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लेना। सो मेरे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl क्या आ जाएगा? फॉर्मूला मास ऑफ साल्ट, फॉर्मूला मास ऑफ साल्ट, फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, मोलर मास है बस, डिवाइड बाय चार्ज कितना आ जाएगा? 23 प्लस 35.5 58.5 डिवाइड बाय 1, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl ये साल्ट का निकल जाएगा। अब अगर मुझे निकालना हो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, या एन फैक्टर फॉर एसिड, एन फैक्टर फॉर एसिड, एसिड का एन फैक्टर कितना होता है? एसिड का एन फैक्टर होता है वो रिएक्शन में या सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव दे सकता है, और जितने H पॉजिटिव देगा वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी, मतलब वो कितने OH को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एन फैक्टर फॉर एसिड इज बेसिसिटी, या फिर नंबर ऑफ H पॉजिटिव, कितने H पॉजिटिव वो दे रहा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एसिड, एसिड का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है बेटे? कि वो कितने H पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। वैसे ही एन फैक्टर फॉर बेस, एन फैक्टर फॉर बेस, बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है? जितने वो OH देता है, जितने OH देगा वो उतने ही H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। सो इसको बोलते हैं हम एसिडिटी। एन फैक्टर फॉर द बेस क्या होता है? उसकी एसिडिटी, वो कितने H पॉजिटिव को न्यूट्रल कर रहा है। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस क्या होगा आपका? इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस होगा मोलर मास ऑफ बेस
डिवाइड बाय इसकी एसिडिटी, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, इसकी एसिडिटी आ जाएगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है यहां पे, एन फैक्टर फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसा कि आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, अभी आप +1 में आए हो, 10th में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। सो एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मेरे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ OA लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gained, and last one is n factor for reducing agent। reducing agent के लिए n factor, reducing agent क्या करते हैं बेटे, reducing agent इलेक्ट्रॉन देते हैं, reducing agent क्या करते हैं, दूसरों की रिडक्शन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। so n factor for reducing agent, number of electron lost, number of electron lost। so equivalent mass of reducing agent, equivalent mass of reducing agent क्या आ जाएगा आपका, मोलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट RA डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। क्लियर है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ी, मोलैलिटी पढ़ी और नॉर्मलिटी पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगेन मोल कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िए, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।